हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू देव राइट वे एजुकेशन। मेरा नाम है रोशन कुमार और मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स का चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो आप इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए ताकि इस सेशन का बेनिफिट और भी बच्चों को मिल सके। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो आज का पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन में नजर आ रहा होगा, क्या क्वेश्चन है? द यूनिट ऑफ फोर्स इज द यूनिट ऑफ फोर्स इज फोर्स का यूनिट क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए फैराडे, ऑप्शन नंबर बी फेरमी, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन मीटर, या ऑप्शन नंबर डी न्यूटन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए बताइए। फैराडे, फेरमी, न्यूटन पर मीटर या न्यूटन? बताइए। तो जिसका ऑप्शन नंबर डी है वो उसका राइट आंसर है, बाकी जो ऑप्शन है वो ए बी सी उनका रॉन्ग आंसर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन। अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो कल जब मैं क्लास ले रहा था तो वहाँ भी मैंने फोर्स को समझाया था, लेकिन कुछ बच्चे नए भी आए होंगे तो वो भी समझ लीजिए फोर्स क्या होता है। तो फोर्स क्या होता है? एक तरह का एक्सटर्नल एजेंट होता है। एक्सटर्नल एजेंट होता है, वो क्या करता है कि अगर किसी बॉडी में ये अप्लाइड होता है तो इस बॉडी का शेप को चेंज करना या चेंज करने का कोशिश मतलब टेंडेंसी रखता है, या साइज को चेंज करना या चेंज करने की टेंडेंसी रखता है, या इसका डायरेक्शन को चेंज करने का टेंडेंसी रखता है। और क्या हो सकता है, मतलब बहुत सारे ऐसे का मोशन या मोशन को चेंज करने का कोशिश कर सकता है। तो इस तारे ये सारे जो फैक्टर आते हैं, ये सारे फैक्टर जो डेवलप होते हैं किसी भी बॉडी में या करने का कोशिश करता है, वो किसके कारण करता है? एक्सटर्नल एजेंट के कारण करता है। और इसी एक्सटर्नल एजेंट को क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। और इस फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। जैसे फोर्स इज इक्वल, किसी बॉडी पर अगर आप फोर्स लगाइएगा तो फोर्स लगाने के कारण अगर बॉडी मेरा मोशन में आ गया, किस में आ गया? मोशन में आ गया। तो जैसे ही बॉडी मेरा मोशन में आता है ना, उसी डायरेक्शन में मेरा एक्सेलरेशन भी लगता है। क्या लगता है? एक्सेलरेशन भी लगता है। अब बात यहाँ पर सवाल आता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है सर? तो एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट मींस dv अपॉन चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी जहां भी रेट आएगा इसका मतलब समझ लेना है कि टाइम पर डिपेंड कर रहा होगा। यानी a इज इक्वल टू क्या बताते हैं? dv बाई dt बताते हैं। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है सर? तो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है v का मतलब होता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो इसका यूनिट हो जाएगा वेलोसिटी का, सॉरी एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग को पता है कि अगर आप किसी बॉडी में फोर्स लगाइएगा, उस फोर्स के कारण अगर उस बॉडी में एक्सेलरेशन हो रहा है तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, जहां एम का मतलब होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जिस ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगा रहे हैं उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है उसको एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मास का यूनिट क्या होता है? केजी, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो केजी मीटर पर सेकेंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। केजी मीटर पर सेकेंड को ही क्या बोलेंगे? न्यूटन बोलेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन। फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन, हम लोग फ्रीक्वेंसी को किस में मेजर्ड करते हैं इसका यूनिट हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? वाट है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? रेडियन है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? हर्ट्ज है। या ऑप्शन नंबर डी मीटर। कौन सा ऑप्शन होगा बताइए? सॉरी, राइट आंसर क्या होगा? तो
राइट आंसर जानने से पहले पहले यह समझते हैं कि इसका फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। तो फ्रीक्वेंसी का हिंदी होता है बच्चा आवृत्ति। क्या होता है? आवृत्ति। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है, कल भी मैंने क्लास में बताया था कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। ठीक है। तो देखिए, जैसे मैंने बताया था कि अगर आप पे ये वाटर है, ये वाटर है, इस वाटर में अगर आप पत्थर डालते हैं तो कुछ इस तरह का आप वेव देखते होंगे। क्या देखते होंगे? वेव। ठीक है। वेव देखते होंगे। ठीक है। तो एक सेकेंड में कितना साइकिल को वो कंप्लीट करता है, ध्यान सुनिएगा। एक सेकेंड में कितना वेव कंप्लीट किया, उसी को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मान लेते हैं कि एक सेकेंड में 4 साइकिल कंप्लीट हो गया है, तो 4 क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी हो गया। 4 क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है। तो इस फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है क्या? हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। पावर, सॉरी, वाट किसका यूनिट होता है? वाट। वाट यूनिट होता है किसका? पावर का। पावर का यूनिट क्या होता है? वाट। रेडियन किसका यूनिट होता है? रेडियन किसका यूनिट होता है? एंगल का। किसका होता है? एंगल का। मीटर किसका यूनिट होता है? डिस्टेंस का। ठीक है। चलिए, फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा टाइम नहीं लेना है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट ईयर। ए लाइट ईयर इज द, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, एयर विच हैड मैक्सिमम सनलाइट, मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ, या where in which light was very intense, या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। विच इज द राइट आंसर? आपको बताना है इसमें से कौन सा सही। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, या ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी सही है? कौन सा सही होगा इसमें? राइट आंसर कौन सा होगा? ठीक है। तो ए लाइट ईयर क्या होता है? ए लाइट ईयर होता है कि एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया लाइट के द्वारा, यानी एक साल में लाइट यानी प्रकाश के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, उसी को क्या बोलते हैं? लाइट ईयर बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कल मैंने आपको बताया भी था लाइट ईयर के बारे में, है ना? बताया था ना लाइट ईयर क्या होता है, कल मैं भी डिस्कस किया था। लेकिन जो बच्चे नए हैं वो भी समझ लीजिए कि एक साल में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं? लाइट ईयर बोलते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, कन्वर्ट 6 फीट इंटू नैनोमीटर। क्वेश्चन क्या है? कन्वर्ट 6 फीट इंटू नैनोमीटर। आपको क्या करना है? 6 फीट को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो ऑप्शन नंबर ए 180 इंटू 10 टू पावर 7 नैनोमीटर, या ऑप्शन नंबर बी 183 इंटू 10 टू पावर 7 नैनोमीटर, या ऑप्शन नंबर सी 183 इंटू 10 टू पावर 6 नैनोमीटर, या ऑप्शन नंबर डी होगा 234 इंटू 10 टू पावर 6 नैनोमीटर। कौन सा राइट आंसर होगा आपको बताना है। चलिए बताइए, बताइए। चलिए चलिए मैं बताता हूं इसका आंसर क्या होगा। चेक करता हूं। हमको क्या करना है? हमको फीट को चेंज करना है किस में? देखिए किस तरह सा सॉल्यूशन इसका होगा। फीट को चेंज करना है मेरे को नैनोमीटर में। फीट को चेंज किस में करना है? नैनोमीटर में। यानी मीटर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक फीट में कितना मीटर होता है। तो एक फीट में होता है 0.305 मीटर। याद रख लीजिएगा, एक फीट में कितना मीटर होता है? 0.305 मीटर होता है। ठीक है सर। तो यहां से एक फीट में कितना नैनोमीटर होगा हम निकाल सकते हैं। हाँ सर निकाल सकते हैं। कैसे? हमको पता है कि एक नैनोमीटर में होता है 10 टू पावर 9 मीटर। कितना मीटर होता है? एक नैनोमीटर में होता है 10 टू पावर 9 मीटर। तो एक मीटर में बता दीजिए, एक मीटर में कितना नैनोमीटर हो जाएगा? तो बोलिएगा आप 10 टू पावर 9 नैनोमीटर हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, 0.305 इंटू क्या हो जाएगा? 10 टू पावर 9 नैनोमीटर हो जाएगा। आप इसको इस तरह भी से भी लिख सकते हैं, 30.5 इंटू 10 टू पावर 7 नैनोमीटर लिख सकते हैं। हमसे तो पूछा गया है, यहाँ से हम लोग क्या किए? हम लोग यहाँ एक फीट को नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दिए। एक फीट में कितना नैनोमीटर होता है? एक फीट में होता है 30 इंटू 10 टू पावर 7 नैनोमीटर।
अब करना क्या, अब 6 फीट के लिए निकालना है, तो 6 फीट के लिए क्या करना होगा, 6 फीट के लिए इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां से आ जाएगा 6 ता 180 और पावर में कितना है 7 है, तो पावर 7 तो लगभग आपको दो ऑप्शन में मिल रहा है, तो दो ऑप्शन या तो ये होगा या तो ये होगा। अब 30.5 इंटू 6 जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 183 के आसपास के बराबर आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तरह का क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है ना, इसको सॉल्व करना ही है, क्योंकि ये सारे कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत लोग छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा तो 1 नंबर आपका बोनस के फॉर्म में मिल सकता है, उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फ्लोइंग। मैच द फ्लोइंग, इसको आपको मैच करना है कि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट क्या होगा, वर्क डन का यूनिट क्या होगा और इंपल्स का यूनिट क्या होगा। चलिए मैच कीजिए। चलिए देखिए, एक्सेलरेशन का यूनिट इससे पहले हमारे ही अभी मैंने कुछ थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ए का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फोर्स का यूनिट भी मैंने बता चुका हूं क्या होता है, न्यूटन होता है, तो बी का थर्ड हो गया। वर्क डन का क्या होता है, वर्क का जूल होता है, क्या होता है जूल होता है। और इंपल्स का क्या होता है, न्यूटन सेकेंड होता है। इंपल्स का क्या होता है, न्यूटन सेकेंड होता है। तो मैंने एक्सेलरेशन का बारे में आपको बता चुका हूं, एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स आपको पता है क्या होता है, वर्क डन आपको पता है क्या होता है। यहाँ पर एक नया टर्म आ रहा है कि सर इंपल्स क्या होता है, इंपल्स का मतलब क्या होता है ये समझाइए। तो देखिए इंपल्स का मतलब ये होता है, चलिए इस क्वेश्चन को फिर से ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैच द फ्लोइंग, यानी एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट क्या होगा, वर्क डन का यूनिट क्या होगा और इंपल्स का यूनिट क्या होगा। तो जैसा कि मैंने आपको कुछ समय पहले ही बता चुका हूं कि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है, वर्क डन का क्या होता है, जूल होता है। अब बात आता है इंपल्स, इंपल्स जो बचा न्यूटन सेकेंड होगा। तो आपको एक्सेलरेशन, फोर्स और वर्क डन के बारे में अच्छे से पता होगा, इसका कॉन्सेप्ट आप पहले समझ चुके हैं। इंपल्स का मतलब क्या होता है सर ये समझाइए। देखिए इंपल्स क्या होता है, इंपल्स होता है कि अगर कोई, मान लेते हैं कोई बैट्समैन है, ठीक है, ये बैट्समैन में जैसे ही कोई एक बॉलर बॉलिंग करता है तो बैट्समैन क्या चाहेगा, बैट्समैन इस बॉल को मारने का कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये बॉल जैसे ही इस बैट के साथ टकराएगा तो कुछ टाइम के लिए मानते हैं कि बैट के साथ क्या होगा, कांटेक्ट में होगा, कुछ टाइम के लिए ये जो बॉल है, बॉल में क्या होगा, मोशन होगा, यानी कुछ फोर्स के साथ ये बैट के साथ टकराएगा, यानी ये जो फोर्स है इस बैट के साथ कुछ टाइम के लिए अगर कांटेक्ट में होता है तो इसी को क्या बोलते हैं, इंपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंपल्स। और इंपल्स का फॉर्मूला होता है कोई फोर्स से अगर अप्लाई हो रहा है उसमें कितना टाइम तक कांटेक्ट रहा, मान लेते हैं टी टाइम के लिए कांटेक्ट में रहा, तो फॉर्मूला होता है इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। इस तरह से इंपल्स का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड। और यही इंपल्स होता है मोमेंटम के बराबर, चेंज इन मोमेंटम के बराबर। चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है, मास इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है। समझ में आया, अरे समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैच का ही है, मिलान ही का ही है, तो आपको मिलान करना है इसको। चलिए करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एनर्जी, प्रेशर, वेवलेंथ, हाई स्पीड। एनर्जी, प्रेशर, वेवलेंथ और हाई स्पीड, बताइए। एनर्जी, सबसे पहले एनर्जी का बात करते हैं। एनर्जी, एनर्जी का यूनिट क्या होगा, एनर्जी का यूनिट क्या होगा, जूल होगा, पास्कल होगा, एंगस्ट्रॉम होगा या मैक होगा, MACH, मैक, मैक नंबर एक होता है, ठीक है। एनर्जी, तो एनर्जी का यूनिट होता है जूल, क्या होता है, जूल होता है, क्या होता है, जूल, ठीक है। प्रेशर, प्रेशर का यूनिट क्या होगा, प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल, क्या होता है, पास्कल, ठीक है। तो आपको मैंने कल ही क्लास में बता चुका हूं कि एनर्जी का मतलब क्या होता है और प्रेशर का मतलब क्या होता है, इसमें किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली में जो मेरा वर्क डन जो होता है ना,
वो कन्वर्ट हो जाता है मतलब कि एनर्जी में ही। इसलिए कहीं कहीं हम जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी वर्क डन इज इक्वल टू मतलब कि एनर्जी में जैसे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अगर पोटेंशियल उसमें एनर्जी आ रहा है तो प्लस कर दीजिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कुछ इस तरह का फंडा होता है। तो जो वर्क का ऐसा यूनिट होता है वही मेरा एनर्जी का भी यूनिट होता है। अब चलिए वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ का यूनिट होता है मेरा एंगस्ट्रॉम और हाई स्पीड का यूनिट होता है मैक, ठीक ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पर वेवलेंथ का मतलब समझते हैं कि वेवलेंथ क्या होता है ऐसा, ठीक है। तो जैसे में हमको आप सबको पता होगा कि अगर वेव है तो वेव का जो ग्राफ होता है कुछ इस तरह का होता है ना, और भी आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट को एक सर्कल को कंप्लीट करना, यानी यहां से लेकर इस तरह से एक साइकिल कंप्लीट हो गया, एक साइकिल क्या हुआ कंप्लीट हो गया, और इसी एक साइकिल को क्या बोल देते हैं वेव लेंथ बोल देते हैं। क्या बोलते हैं वेव लेंथ बोल देते हैं, यानी यहां से लेकर यहां तक का जो लेंथ होगा वही क्या कहलाता है वेव लेंथ कहलाता है। और इसी वेव लेंथ को कंप्लीट करने में जितना सेकेंड लगता था उसी को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो वेवलेंथ समझ में आ गया। चलिए हाई स्पीड क्या होता है, मैक जिसको बोल रहे हैं MACH, मैक क्या होता है देखिए। मैक एक्चुअली में ये फ्लूइड मैकेनिक्स एक सब्जेक्ट है जो इंजीनियरिंग वालों को बच्चों को पढ़ना पड़ता है, फ्लूइड मैकेनिक्स, या इंटर वाले यानी 10+2 वाले को बच्चों को भी पढ़ना पड़ता होगा फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में ही एक नंबर आता है जिस नंबर को हम लोग को बोलते हैं मैक नंबर। कौन सा नंबर बोलते हैं मैक नंबर। और ये मैक नंबर जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है, इसका कोई मतलब ये मैक नंबर ये एक्चुअली में नंबर है, ठीक ना, ये क्या है मैक नंबर है, ठीक ना। इसका ये डायमेंशन लेस होता है, मतलब इसका कोई यूनिट नहीं होता। ये क्या होता है मैक नंबर सर, ये मैक नंबर होता है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बॉडी। इसको 1 मिनट में से इरेज कर देता हूं। मैक नंबर क्या होता है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बॉडी टू द स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, ठीक ना। मतलब ये आपको कंपेयर करेगा, कंपेयर क्या करेगा किसी टेम्परेचर, एक्चुअली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि किसी एक टेम्परेचर पर वो मतलब कि बॉडी का स्पीड कितना है। अगर कोई बॉडी है उसका स्पीड कैसे, जैसे एरोप्लेन है या रॉकेट है, तो रॉकेट में वो कितना उन्हें एक कंपेयर करता है, एक कंपेयर करता है कि वो उस पार्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर आपको निकालना है मैक वैल्यू तो आपको यह फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्या होता है स्पीड ऑफ बॉडी और अपॉन स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड सबको पता, मतलब कंपेयर कर रहा है कि वो साउंड में स्पीड ऑफ साउंड में मेरा अगर कोई बॉडी है, कोई बॉडी अगर ट्रैवलिंग कर रहा है तो वो स्पीड में अगर साउंड का स्पीड से वो कितना ज्यादा है या कितना कम है, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड आपको पता होगा, ठीक है। तो उस साउंड के स्पीड से कंपेयर करना ही क्या कहलाता है बताता है मैक नंबर बताता है। क्या बताता है मैक नंबर बताता है। यानी मैक जो होता है ना वो रिप्रेजेंट आपको करता है हाई स्पीड को। क्या रिप्रेजेंट करता है हाई स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बहुत सारा टाइप का मैक होता है, जैसे सुपरसोनिक होता है, अल्ट्रासोनिक होता है। वो डिपेंड करता है कि मैक का वैल्यू 1 से ज्यादा है या 1 के बराबर है या 1 से कम है। और यही 3 कंडीशन से पता चलता है कि मेरा जो स्पीड है वो मेरा सुपरसोनिक है या ट्रांजिशनिक है या सुपरसोनिक है, मतलब कुछ इस तरह का कंडीशन होता है। मैं आपको एक क्लास भी ले लूंगा फ्लूइड मैकेनिक्स का जिसमें मैं आपको सारा का सारा चीज क्लियर कर दूंगा। बहुत सारे नंबर आते हैं, मैक नंबर आते हैं, रिनॉल्ड्स नंबर आते हैं, बहुत सारे नंबर आते हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि मैक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हाई स्पीड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हाई स्पीड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ठीक है ना। कौन करेक्ट नहीं है देख लेता हूं मैं। डेसिबल, डेसिबल तो साउंड इंटेंसिटी का तो सबको पता होगा, डेसिबल किसका यूनिट होता है साउंड इंटेंसिटी का। हॉर्स पावर किसका होता है पावर का होता है, पावर पावर है ना। नॉटिकल मील्स किसका होता है नेवल डिस्टेंस का होता है, नाविक नेवल, ठीक ना। सेल्सियस किसका होता है हीट का होता है या नहीं होता, नहीं होता है। सेल्सियस किसका होता है टेम्परेचर का होता है ना, टेम्परेचर का केल्विन डिग्री सेल्सियस ये सब किसका होता है टेम्परेचर का होता है। हीट का क्या होता है हीट का होता है कैलोरी हो गया या अर्ज हो गया, ये सब किसका यूनिट होता है ये सब हीट का यूनिट होता है कैलोरी अर्ज ये सब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज, देखिए हीट का भी कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पर, ठीक ना। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ हीट, इसमें से कौन हीट का यूनिट नहीं है। सबसे पहले हीट समझ लेते हैं कि हीट क्या होता है। देखिए हीट का जब भी फ्लो होता है ना
वो क्या करता है, हीट जो होता है एक तरह से आपको एनर्जी को ट्रांसफर करने का काम करता है। कैसे ट्रांसफर करता है सर, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर अगर आपका हीट का ट्रांसफर होता है, हमेशा याद रखना हीट का ट्रांसफर होता है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर के तरफ, ठीक ना। और यहाँ पर सर टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर से बता दीजिए, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। कोई भी बॉडी कितना हॉट है और कितना कोल्ड है वो कौन बताता है, टेम्परेचर बताता है। और टेम्परेचर को मेजर करने के लिए अलग अलग इक्विपमेंट मार्केट में अवेलेबल होता है, जैसे थर्मोमीटर हो गया, पायरोमीटर हो गया। जैसे हम लोग जनरली बुखार को जब मेजरमेंट करते हैं कि हमारे को कितना डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, बुखार है, तो वो किससे मेजर करते हैं, थर्मोमीटर। जैसे हम लोग किसका यूज करते हैं, पारा का यूज करते हैं, मरकरी का यूज करते हैं, है ना। ठीक है, तो सिंपल याद रखना है कि हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी बाय ए टेम्परेचर डिफरेंस। अगर टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं होगा, मतलब अगर T1 का वैल्यू अगर T2 के बराबर हो गया तो वहां पर हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। याद रखना है, दिमाग में याद नहीं रखना है, कुछ तो कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो हमेशा दिमाग में ही रखना आपको। तो हीट ट्रांसफर का, अगर आपको हीट का ट्रांसफर करना है तो आपको क्या चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए। क्या चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए, तब भी हीट का ट्रांसफर होता है। और हमेशा T1 इज ग्रेटर देन T2 होना चाहिए। अगर आपको T1 से T2 जाना है तो T1 इज ग्रेटर देन T2 होगा। लेकिन अगर हीट का ट्रांसफर अगर T2 से T1 जा रहा है तो इस केस में क्या हो जाएगा, T2 इज ग्रेटर देन T1 हो जाएगा। चलिए, हीट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो हीट, इसमें से कौन सा यूनिट हीट का नहीं होगा, जूल का नहीं होगा। क्यों सर, क्योंकि जूल का यूनिट, जूल किसका यूनिट होता है, अरे जूल किसका यूनिट होता है बताइए, जूल होता है मेरा वर्क का, एनर्जी का, इसका होता है ना। तो यहाँ पर अर्ज हो गया सेंटीग्रेड। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर हीट भी एक तरह का क्या हो गया, एनर्जी ही तो हो गया ना। तो ऑप्शन नंबर ए, मैंने ऑप्शन नंबर सी सेंटीग्रेड, क्योंकि सेंटीग्रेड जो होता है ना वो टेम्परेचर का यूनिट होता है सेंटीग्रेड। आर्ज हो गया, जूल हो गया और कैलोरी हो गया। ये तीनों यूनिट किसका होता है, नॉट यूनिट, हाँ ये तीनों यूनिट किसका होता है, हीट का यूनिट होता है। ये तीनों यूनिट किसका होता है, हीट का। याद रखिएगा, अर्ज, जूल और कैलोरी, ये तीनों यूनिट किसका होगा, हीट का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूजेक इज द मेजर ऑफ, क्यूजेक इज द मेजर ऑफ, क्यूजेक इज द मेजर ऑफ, ये नया चीज आ रहा है ना, क्यूजेक इज द मेजर ऑफ। अब मैं बता रहा हूं कि जितना भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला रहा है वो सारा का सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, आप बस प्रैक्टिस करते रहिए, एग्जाम में अच्छा आप लोग जरूर कीजिएगा, बस आपको पेशेंस अपना नहीं खोना है ना। चलिए, क्यूजेक इज द मेजर ऑफ, क्यूजेक से किसको मेजरमेंट करते हैं, चलिए प्रेशर को, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को, रेट ऑफ फ्लो को, या कंप्यूटर का। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेट ऑफ फ्लो। क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फ्लो। तो क्यूजेक से किसको मेजर करते हैं, रेट ऑफ फ्लो को। ठीक है, तो अब यहाँ पर आता है सर क्यूजेक क्या होता है, ये तो समझ में आ गई, तो हम रट लेंगे सर कि रेट ऑफ फ्लो का जो यूनिट होता है क्यूजेक होता है। लेकिन क्यूजेक का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। ठीक है, तो क्यूजेक क्या होता है, क्यूजेक इज द मेजर ऑफ रेट ऑफ फ्लो, तो पता चल गया। और इसी क्यूजेक को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, क्यूबिक, लिख लीजिए, क्यूबिक फीट पर सेकेंड। क्या बोलते हैं, क्यूबिक फीट पर सेकेंड, क्यूबिक फीट पर सेकेंड बोलते हैं। तो हमको पता करना है सर कि बताइए कि क्यूबिक फीट पर सेकेंड तो सही है। तो देखिए होता क्या है, इसमें हमको पता करना है कि एक क्यूबिक में कितना सेंटीमीटर, या एक क्यूबिक में कितना लीटर, एक क्यूबिक में कितना लीटर जाता है, ये तो पता हो सकता है। देखिए कैसे, एक क्यूबिक में जैसे हमको पता है कि एक फुट में, मैं प्रोसेस बता दे रहा हूँ कैसे होता है, एक फुट में कितना इंच होता है, 12 इंच होता है। एक इंच में कितना मीटर होता है, एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो 12 इंच में कितना हो जाएगा, 12.254 हो जाएगा। इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 30.48 आ जाएगा। तो एक फुट में आ गया 30.48 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको क्या पता करना है सर, हमको पता करना है क्यूबिक फीट, यानी आपको कन्वर्ट करना है, मतलब कि आपको पता करना है कि क्यूबिक फीट में कितना आपको एक लीटर होगा, यानी एक क्यूबिक फीट में कितना लीटर होगा, ये आपको पता करना है। और लीटर का मतलब क्या होता है, एक वॉल्यूम बताता है, अरे वॉल्यूम ही बताता है ना लीटर, जिसको बोलते हैं सेंटीमीटर क्यूब में। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, अगर लेंथ है तो ब्रेथ इंटू हाइट, यानी सेंटीमीटर क्यूब में होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं।
तो देखिए ये हो गया मेरा 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर। तो क्यूबिक में कितना हो जाएगा बोलेंगे सर, 30.48 का होल क्यूब हो जाएगा। ये किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। लेकिन अगर आपको सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में अगर चेंज करना है, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना है, तो आपको 1000 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। जब आप उसको कैलकुलेट कीजिएगा तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगा आपको, मेरे अंदाज से ये वैल्यू आना चाहिए, मैं 1 मिनट देख लेता हूँ कैलकुलेट कर कर, 1 मिनट। ये वैल्यू आपका आएगा, हाँ ये वैल्यू आएगा आपका 28.3117। कितना आ जाएगा, 28.317। ये क्या है, यही है आपका 21.317 लीटर पर सेकेंड। क्या है, लीटर पर सेकेंड। तो इसका वैल्यू आ गया 28.317 लीटर पर सेकेंड। तो यही होता है क्यूबिक फीट पर सेकेंड। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि क्यूबिक फीट पर सेकेंड का वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है मेरा 28.317 लीटर पर सेकेंड। क्या होता है, 28.317 लीटर पर सेकेंड। और मैंने आपको ये कैलकुलेशन करने का मेथड बता चुका हूँ। चलिए ठीक है, चलिए। अच्छा, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक ये आपको बताना है। रेट ऑफ फ्लो का क्यूबिक पढ़ लिए। कंप्यूटर का क्या होता है ये बताइए, कंप्यूटर का क्या होता है, बाइट। कंप्यूटर का क्या होता है, बाइट होता है। क्या होता है, बाइट। चलिए ठीक है। अच्छा, अर्थ ये इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को किससे मेजर करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को मेजर करते हैं रिएक्टर स्केल पर। किस पर मेजर करते हैं, रिएक्टर स्केल पर। रिएक्टर स्केल पर, यानी इंटेंसिटी ऑफ अर्थ को मेजर करते हैं रिएक्टर स्केल से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन शायद है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है, डॉल्टन यूनिट इज यूज्ड फॉर ए मेजरमेंट ऑफ। डॉल्टन यूनिट कौन सा यूनिट आ रहा है बच्चा, डॉल्टन यूनिट। तो डॉल्टन यूनिट को हम लोग मेजर करते हैं थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर को। किसको मेजर करते हैं, थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर को। देखिए ओजोन लेयर क्या होता है, जैसे हमारा अर्थ है, ये अर्थ है, इस अर्थ के चारों तरफ एक लेयर बन जाता है, बहुत दूर, अर्थ से बहुत दूर एक लेयर बन जाता है। और ये लेयर है ना, ये लेयर किससे बना होता है, ओजोन। ओजोन का मतलब होता है O3। ऑक्सीजन जो होता है वो O2 के साथ रिएक्शन करता है, तब क्या बनता है, O3। सबसे पहले ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलकर O2 बनाता है, और यही O2 फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, O3 बना देता है। ठीक है, ये O3 एक्चुअली में हमारे लिए, अगर ये हमारे अर्थ में पहुंच गया ना तो बहुत ही नुकसानदायक होता है। लेकिन ये हमारे अर्थ से बहुत दूर होता है, इसलिए हम लोग को इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बल्कि ये हमारे लिए फायदेमंद होता है। फायदेमंद ये होता है कि ये क्या करता है कि हमारे जो सन है, सन से जो मेरा अल्ट्रावायलेट रे आता है, इसको हमारे पृथ्वी तक पहुंचने से रोकने का कोशिश करता है। क्योंकि अगर ये अल्ट्रावायलेट हमारे अर्थ तक पहुंच गया, हमारे स्क्रीन से टच हो गया, तो हमारे स्किन में बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, तो ओजोन लेयर का काम होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को क्या कर देता है, वो स्कैटरिंग कर देता है, कुछ अमाउंट में स्कैटर कर देता है, कुछ अमाउंट में एब्जॉर्ब कर देता है, और कुछ ही अमाउंट में मेरा क्या होता है, वो अर्थ तक पहुंचता है, और इसी के कारण मेरा ग्रीन हाउस इफेक्ट आता है। ठीक है, ये मैं कभी क्लास ले लूंगा आप लोग को ओजोन लेयर का, आप लोग टेंशन मत लीजिए। ठीक है ना, तो ये ओजोन लेयर होता है। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं ओजोन लेयर डिप्लेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसी ओजोन लेयर के थिकनेस को मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, डॉल्टन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, डॉल्टन का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आज काफ़ी इतना। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं इसी तरह से आप लोग के लिए डेली 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेकर आऊँगा, और यकीन कीजिए अगर आप रेगुलर क्लास कीजिएगा तो आपको मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, और कुछ ना कुछ नया चीज़ देखने को या सीखने को ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।